तो पिछली कंपाउंड में हमने स्ट्रेट चेन कंपाउंड, उसमें ब्रांचिंग और फिर रिंग कंपाउंड के बारे में बात की थी। रिंग कंपाउंड में खास रिंग कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, तो 6 मेंबर्ड की रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंजीन पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं फॉर IUPAC nomenclature substituted benzene compound the substituent is placed as prefix to the word benzene as shown in the following example, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नेम भी दे रखे हैं और साथ में IUPAC नेम भी दे रखे हैं। अच्छा ठीक है। दूसरी बात क्या है, आगे चल कर तुम ये चैप्टर पढ़ोगे या आगे और चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो तुम जैसे यूज कर लो, जैसे मान लो कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, ठीक है, हाँ, तो मिथाइल बेंजीन का नाम टॉलवीन है और कई जगह पे तुम जैसे टॉलवीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा तो टॉलवीन एज सच वर्ड यूज सुनोगे। एनिलीन वर्ड का इस्तेमाल IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी सुनोगे, ठीक है ना। तो जो इसके कॉमन नेम्स हैं वो याद भी रखने पड़ते हैं और वो यूज भी होते हैं। सवालों में अगर पूछ लेंगे कि भाई एनिसॉल को ट्रीट किया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एनिसॉल जो है वो मेथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है। तो मिथाइल लगा दिया बेंजीन रिंग पे, उसका नाम टॉलवीन हो गया। OCH3 मिथॉक्सी लगा दिया तो उसका नाम एनिसोल हो गया। NH2 लगा दिया तो एनिलीन हो गया। NO2 लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन। तो चलो सिंपल है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर वैसे ही नंबरिंग कर लेंगे। जैसे ब्रोमीन के 3 कंपाउंड थे तो पहला वाला था उसका नाम 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, दूसरे वाले का 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन और 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन हो गई, ठीक है ना। अब इनके लिए फिर जैसे ट्रिवियल नेम्स जो कॉमन नेम थे पुराने, वो 1,2 सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड था ऑर्थो। तो जो पहला वाला कंपाउंड है उसको ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन, दूसरे वाले को मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन और तीसरे वाले को पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन कहा जाएगा, जो कि लगातार यूज होता रहेगा, ठीक है ना। तमाम जगहों पे सवालों में ऐसा सवाल आ जाएगा कि भाई पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन इज ये, ऐसा कोई सवाल आ जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड भी का मतलब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉमन नेम है तो हमें नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फॉर ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव दीज प्रीफिक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड एंड द कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय द आइडेंटिफाइंग सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। अब ज्यादा नंबर हो गए तो सबके नाम कहाँ तक रखें, तो उसके लिए फिर नंबर वाला सिस्टम चालू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये कंपाउंड है उसमें 2 नाइट्रो और 1 Cl है। अब यहां पर नाम देखते हैं, क्लोरो और नाइट्रो में नंबरिंग हम Cl वाली साइड से करें तो Cl1 NO2 2 और दूसरा वाला NO2 4 होगा, तो 1 2 4 हो जाएगा। अगर नाइट्रो को 1 रखते तो दूसरा नाइट्रो 3 और Cl 4 पे होता, तो 1 + 2 + 4 7 और 1 + 3 + 4 8। तो पहली बात तो हम यहाँ पे Cl को 1 करेंगे, ठीक है, नंबर वाली बात आ गई, ठीक है ना। फिर जैसे क्लोरो C से शुरू हो रहा है और नाइट्रो N से शुरू हो रहा है, इसलिए 1 क्लोरो पहले लिखेंगे और 2 4 डाई नाइट्रो बाद में लिखेंगे और उसके बाद तो बेंजीन आ ही जाना है, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो नाइट्रो Cl और मिथाइल है, तो चूंकि Cl मिथाइल के करीब है इसलिए मिथाइल से काउंटिंग शुरू करने पे 1 2 4 आएगा, नाइट्रो से 1 3 4 आएगा। तो काउंटिंग मिथाइल शुरू करेंगे 1 2 4 और जब नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले 2 क्लोरो, फिर M आया इसलिए 1 मिथाइल और फिर N आया इसलिए 4 नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा वाला कंपाउंड देखो, इसमें Cl था और CH3 था और OMe था, तो OMe तो मिथॉक्सी था, लेकिन देखो इसका नाम इन्होंने लिख दिया 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम पहले बोल रहे थे कि एनिसॉल वैसे तो कॉमन नेम है लेकिन IUPAC में भी ये नाम चल जाएंगे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में लिख दिया
4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो यहां पर अगले वाले में 1 2 3 4 था, तो OH फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, वैसे उल्टी गिनती करते, मिथाइल को 1 लेते, दूसरे मिथाइल को 2 लेते, OH को 4 लेते, तो 1 2 4 में सम कम आता, लेकिन चूंकि OH फंक्शनल ग्रुप है इसलिए उसको 1 लेकर के OH को 1 ले लिया और दोनों मिथाइल को 3 और 4 लेकर के 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल वर्ड। फिनॉल इज बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप फिनॉल है, जैसे बेनिसॉल था OCH3, वैसे फिनॉल है। तो इस तरीके से जो कॉमन नेम है वो IUPAC में यूज किए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं व्हेन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एन एल्केन विद अ फंक्शनल ग्रुप इट इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इंस्टेड ऑफ पेरेंट। ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग है, उसके साइड में कोई एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप में कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो मैं जो एल्किल ग्रुप है उसको मेन चेन मान लूंगा जिससे फंक्शनल ग्रुप है, और बेंजीन को मैं फिर फिनाइल के नाम से जानूंगा, तब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन एल्किल ग्रुप की तरह से फिनाइल ग्रुप बन, मतलब एरिल ग्रुप बन जाएगी। ठीक है, तो C6H5 हो गया। हाँ, अभी एग्जाम्पल देख लेते तब बात करना। ठीक है, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिया, तो हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। सपोज करो एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर जो ग्रुप है वो नाम है CH2OH। ठीक है, तो मैं इसको 1 फिनाइल मेथेनॉल कह दूंगा, 1 फिनाइल मेथेनॉल। ठीक है, 1 के बाद यहां पे हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो एक कार्बन की चेन थी वो मेरी पेरेंट चेन हो गई, जिसके ऊपर OH लगा है इसलिए वो मेथेनॉल हो गया, और उसी मेथेनॉल के ऊपर एक फिनाइल ग्रुप को मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह से देख लिया। ठीक है, अब जब हम लोग आगे चल करके यहाँ पे तो उन्होंने ज्यादा बताया नहीं, लेकिन जब हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे तो हम इसका नाम बेंजिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके हम इनके IUPAC नेम के साथ साथ इनके भी कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हेलोएल्केन का अलग चैप्टर है, ठीक है ना, या तुम्हारे अल्कोहल का अलग चैप्टर है, तो वहां पर हम इन सब चीजों के भी कॉमन नेम आगे चल करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ बताया नहीं है इसलिए हम भी अभी ये नहीं बता रहे हैं, ये समस्या हो सकती है फिर वही, जैसे मैंने नहीं बताया इसका नाम बेंजिल अल्कोहल है और कोई तुमसे पूछ ले बेंजिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, तो तुम्हारे जीवन में समस्या होगी, हमें पता ही नहीं बेंजिल अल्कोहल क्या है। बट ये ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है, थोड़ा आगे पढ़ाई करेंगे तो बेंजिल अल्कोहल जान जाएंगे। वैसे ईमानदारी से पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज 11th क्लास में बेंजिल अल्कोहल नहीं बताया कहीं पे, लेकिन फिर भी लोग पूछ लेते हैं। हाँ सर, ये इसमें OH दोनों के लिए है क्या, मतलब क्योंकि हम लोग OH जो है यूज करें बेंजीन के लिए भी और ना, बेंजीन पे तो है ही नहीं सर, फिनाइल ना। अच्छा, फिनाइल, फिनॉल अलग चीज है, फिनाइल अलग चीज है। C6H5 ग्रुप जो है उसका नाम फिनाइल है, क्योंकि फिनॉल से बिल्कुल अलग है, वो फिनॉल है और ये फिनाइल है। फिनॉल का एक तरह से मतलब फिनाइल का ऑल। ठीक है, बेंजीन रिंग पे OH लगा है, वही हाइड्रोजन हटा दिए। सर एक ही पूछना था मुझे। हाँ पूछो। सर जो ये आपने वो पढ़ाया नहीं था हैकलस्टोन, तो उसमें एंटी एरोमेटिक एक चीज आपने बताई थी, तो एंटी एरोमेटिक चीज हम बेंजोइड किस ग्रुप में डालेंगे, बेंजोइड एरोमेटिक में या नॉन बेंजोइड में, या एंटी एरोमेटिक चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने बताया था कि जो चीजें हकल रूल फॉलो नहीं करती वो तो अनस्टेबल हैं, तो उनका कौन सा ग्रुप डालें, उनका कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कह रहे हैं राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, तो चूंकि मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, तो पहला है ऑर्थो इथाइल एनिसॉल, तो मैं बेंजीन रिंग बनाऊंगा, इसके ऊपर OCH3 लगा दूंगा, तो ये एनिसॉल हो गया।
अब ऑर्थो का मतलब है सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट, और यहां पर C2H5 लगा दिया। ठीक, पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो एनिलीन जो था वो बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप को मैं एनिलीन कहता था, और पैरा ये वाली पोजीशन यहां पे नाइट्रो लगा दिया। तीसरा कंपाउंड अच्छा बुक में दे रखा है तो यहां भी देख, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, तो पहले तो बना ली पेंटेन, ठीक है, इसको 1 2 3 ऐसे लिख लें, तो 2 और 3 पे ब्रोमीन लगा दिया और 1 पे बेंजीन रिंग लगा दी। ठीक है, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरे से छोटी सी गलती हो गई भैया, क्योंकि ऐसे बेंजीन रिंग लगाएंगे तो ये वाला कार्बन बेंजीन का कार्बन माना जाएगा, ये तो पेंटेन का कार्बन ना, एक इसके साइड में ऐसे करके बेंजीन रिंग लगाएंगे, अच्छा नहीं बना। अब ये सही स्ट्रक्चर हुआ, ये कार्बन नंबर 1 है, ये जो कार्बन है बेंजीन का कार्बन है, फिनाइल का कार्बन है, अलग चीज है। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी। और लास्ट है, हाँ बोलो। इसमें तो मतलब 3 पर लगा है ब्रोमीन, फिर उसके बाद 3 नहीं भैया ना, ओहो, ये वाला कार्बन पहला कार्बन नहीं है, ये कार्बन तो बेंजीन का कार्बन है, ये पहला कार्बन है, 2 और 3 ये है। ठीक, ये जो कार्बन है ये बेंजीन का कार्बन है, ये पेंटेन का कार्बन नहीं है। ठीक, देखो उसके बाद 5 है ना, उसके अलावा जिसको तुम 1 गिन रहे हो उसके हिसाब से गिनोगे तो देखो 6 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन बनाई, 1 पे फ्लोरो है, 2 पे नाइट्रो है, और 4 पे क्या था, 4 पे इथाइल, तो C2H5 यहां। ठीक, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, नाइट्रो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह से यूज होता है, अगर तुमने ध्यान से देखा हो प्रीफिक्स में ही रहता है। तो अभी मैं दिखा देता हूं तुमको कहां पर है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। तुम कह रहे हो, 1 मिनट रुको, जहां पर बोल्ड में इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखी हुई है, ठीक है, उसके लिए लिखे द RC6H5 हेलोजन NO2 and alkoxy etc always prefix substituents। ठीक है, ठीक, तो इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, तो आइसोमेरिज्म क्या चीज है पहले ये समझ लेते हैं। आइसोमेरिज्म कह रहे हैं ऐसी चीजें, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, जैसे ब्यूटेन है, तो मैंने उस सुबह एग्जाम्पल में बताया था कि या तो चारों के चारों कार्बन एक चेन में हो, या 3 कार्बन हो और साइड में एक चेन हो। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन या ब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला ही C4H10 होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आइसोमर हो जाते हैं। तो इन्होंने एक देखो ये चार्ट बनाया जिसमें 2 हेड डिफाइन कर दिए। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। 1 मिनट रुक करके बताएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर के 4 हेड हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामेरिज्म। और फिर स्टीरियो आइसोमर के 2 हेड हैं। तो धीरे धीरे करके बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो। ठीक, और स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन खाली उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग हो। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है,
तो इन दोनों हाथों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, लेकिन अगर मैं अपना ये गोरा वाला हिस्सा हाथ का अपनी तरफ देखूं तो मेरा लेफ्ट हैंड का अंगूठा लेफ्ट हैंड साइड में होता है और राइट हैंड का अंगूठा राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई आदमी दरवाजे के पीछे खड़ा हो और एक हाथ ऐसे निकाल करके मुझको दिखाए, तो मैं देख के बता दूंगा यार ये इसका बायां हाथ है, इसका दाहिना हाथ है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अपने आप में दो फंडामेंटली अलग चीजें हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली एक ही चीज है। एक हथेली है, हथेली में सबसे छोटी उंगली है, फिर उससे बड़ी उंगली है। स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है? किसी का हाथ ऐसा हो कि अंगूठा यहां बीच में लगा हुआ, बड़ी वाली उंगली इधर साइड में लगी हुई हो, तो स्ट्रक्चरली ही डिफरेंट चीज है। ठीक है ना, अभी भी वो आइसोमर है क्योंकि एक हथेली है जिसमें 4 उंगली, एक अंगूठा है, एक उंगली बड़ी है, 2 छोटी हैं, फिर एक और छोटी है और एक अंगूठा लगा हुआ है, यही स्ट्रक्चर है। अभी क्या हुआ, अंगूठा एक में किनारे था, बड़ी वाली उंगली बीच में थी, दूसरे के हाथ में बड़ी वाली उंगली यहां साइड में थी और अंगूठा बीच में लगा हुआ था। तो ये जो चीज थी क्या हो गई, स्ट्रक्चरली ही डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा हाथ हम लोगों ने जिंदगी में देखा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है। और जो दोनों हाथ हैं ये एक ही जैसे हैं, लेकिन इनमें फिर भी इनमें भी अंतर है। इनका दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, उसके बावजूद भी ये स्पेस में इनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक, तो ये अंतर है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर एक मिनट रुक करके बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में इन्होंने कहा पहला आइसोमरिज्म है चेन आइसोमरिज्म। तो जैसे मैं बता रहा था वैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे पेंटेन है, 5 कार्बन एक लाइन से लिख दिए जाए, या फिर 4 कार्बन की चेन बना करके साइड में मिथाइल लगा दें। ठीक है, अब यहां पर साइड में मिथाइल लगाने की एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि पहले और चौथे पे तो लगा नहीं सकते, पहले और चौथे पे मिथाइल लगाएंगे तो फिर 5 स्ट्रेट चेन हो जाएंगे। दूसरे पे लगाएंगे या तीसरे पे लगाएंगे, लेकिन दूसरे पे लगाओ या तीसरे पे लगाओ उसको हमेशा दूसरा ही मानेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड से दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर या फिर 3 मेंबर की चेन पे 2 मिथाइल लगा दो। ठीक है, तो यहां पर कितने आइसोमर हुए? 3। लेकिन जरा एक मिनट में बोर्ड पे बना रहा हूं, जरा हेप्टेन का केस देखते हैं। तो अभी जब ये केस बनाना होगा तुम्हें सोच सोच करके बनाना होगा, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। जैसे हेप्टेन है तो एक तो तरीका क्या है कि सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट में हो, एन हेप्टेन हो गया। फिर एक पेंटेन बना करके जब मुझे इसमें मिथाइल ग्रुप लगाना है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सेकंड वाले पे लगा दूं या फिर थर्ड वाले पे लगा दूं। फिर मैं कहूंगा अच्छा क्या मैं ब्यूटेन बना करके इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा सकता हूं? तो तुम कहोगे इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो सेकंड और थर्ड पे, ऑब्वियसली फिर पहले की तरह फर्स्ट और फोर्थ पे नहीं लगा सकते हैं, फिर तो पेंटेन ही बन जाएगी, या फिर दोनों ही एक जगह लगा दें तो ये सेकंड पे लग गए। ठीक है, अब 3 मेंबर लगा करके उस पे हम 3 सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 3 मेंबर की चेन होगी तो किनारे में लगाना अलाउड नहीं है, और बीच में 3 चीजें कैसे लगाएंगे? अगर एक मिथाइल और एक इथाइल लगाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये केस तो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर यही 1 2 3 4 5, तो प्रोपेन तक कोई स्ट्रक्चर नहीं था, आइसोमर नहीं था, ब्यूटेन के 2 हो गए, पेंटेन के 3 हो गए, हेक्सेन के 5 हो गए। अब मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, डेकेन के शायद 72 आइसोमर हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली कोई डेकेन के सारे आइसोमर लिखने को नहीं कहेगा, लेकिन आदमी कह सकता है कि क्लोरो पेंटेन के सारे आइसोमर लिखो या हेक्सेन के सारे आइसोमर लिखो, तो तुम्हें सोच सोच कर काउंट करना चाहिए, यहां लग सकता है वहां लग सकता है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली चेन की ब्रांचिंग करा करा करके हम लोगों ने अलग अलग कंपाउंड बनाए। ठीक है, बाकी जो सवाल है उसमें जो चीजें होगी वो आगे देखा जाएगा। दूसरी चीजें स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है पोजीशन आइसोमर। तो जैसे इन्होंने कहा एक मेरे पास कंपाउंड देखो नीचे प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का मतलब है 3 कार्बन की चेन है, उस पर OH लगाना है।
अब मेरा मन हो तो OH 1 पे लगाऊं, मेरा मन हो तो OH 2 पे लगाऊं, तो ये दो अलग अलग तरह के प्रोपेनॉल हो गए। ठीक है, तो इस तरह का आइसोमेरिज्म जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो ब्रोमोप्रोपेन होती तो उसमें भी जो ब्रोमो होती है वो मन होता तो 1 पे लगाते, मन होता तो 2 पे लगाते, तो उसमें भी दो तरह के पोजीशन आइसोमर होते हैं। जो भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग पोजीशन पे लग जाए, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तीसरी जो चीज उन्होंने कही वो कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है दो बिल्कुल अलग फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। ठीक है, तो अभी एक बार यहां पे करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया C3H6O। ठीक है, तो C3H6O का मतलब एक तो क्या हो गया, इधर देखो CH3 बनाऊं, CH2 बनाऊं, तो ये C2H5 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो उसको क्या करूंगा C डबल बॉन्डो H, ये बना दिया। ये क्या हो गया, ये प्रोपेनल हो गया। ठीक है, अब ये वाला मिथाइल इधर भेज दूं और ये वाला मतलब ये जो मिथाइल था ये इधर भेज दूं, हाइड्रोजन इधर भेज दूं, तो ये CH2 में H मिलकर के CH3 हो जाएगा और CO में मिलकर के ये CH3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया। पिछली बार में क्या था, प्रोपेनल, तो प्रोपेनॉल में चाहे 1 हो या 2 प्रोपेनॉल हो, दोनों अल्कोहल थे तो केमिस्ट्री वाइज एक जैसे हो गए, बस खाली उसका पोजीशन बदला। यहां पे तो एल्डिहाइड अलग चीज है, कीटोन अलग चीज है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। ऐसे देखो, दूसरा एग्जांपल देता हूं, C2H5OH, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O और CH3OCH3, ये भी C2H6O। ठीक है, लेकिन वो अल्कोहल है, ये ईथर है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन नहीं रिलीज करेगा, ये अलग ही चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये दो बिल्कुल अलग कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेंज, वो तो सब में अरेंजमेंट ही बदल रहा है, लेकिन यहां पर किस तरह से बदल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही होती तो उसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं। सर तो इसकी प्रॉपर्टीज में कोई मतलब ऑब्वियसली बदल जाएंगी, उस पहले वाले में चेन आइसोमर में बदलेंगी, यहां भी बदलेंगी। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं कि भाई जो आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट N ब्यूटेन से थोड़ा कम है। ठीक है, ठीक है, या अगर मैं आइसोब्यूटेन में, चूंकि टर्शरी हाइड्रोजन है, तुम आगे चल करके पढ़ोगे, तो उसको रिएक्ट कराना आसान है। जैसे मान लो मुझे चलो मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमने वो रिएक्शन पढ़े नहीं है, बट फॉर सम रीजन उसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका अलग है, तो उसकी रिएक्टिविटी अलग होगी, इसकी रिएक्ट, तो ऑब्वियसली अलग कंपाउंड है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। हाँ बोलो। तो फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो फंक्शनल नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप भी, जैसे मान लो ऐसा हो जाएगा कि जो जैसे मान लो प्रोपेन 1 ऑल जो है, एक टेस्ट होता आगे चल करके पढ़ोगे 12th क्लास में, आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो प्रोपेन 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, प्रोपेन 2 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, या अभी हम लोग एक चीज पढ़ेंगे अल्कोहल में, लुकास रिएजेंट, ब्यूटेन 1 ऑल जो है उसको HCl और ZnCl2 के मिक्सचर में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन टर्शरी ब्यूटेनॉल को डालोगे तुरंत टर्बिडिटी दे देगा, तो स्ट्रक्चर बदल गया तो रिएक्टिविटी बदल गई। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस बदल गए, तो इस तरह की तमाम चीजें आगे चल करके होंगी। ब्यूटेन 1 ऑल है, उसको कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, ब्यूटेनॉल बन जाता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है, टर्शरी ब्यूटेनॉल में नहीं बनता, उसमें ब्यूटीन बन जाती है। तो ऑब्वियसली अलग अलग बिल्कुल कंपाउंड है, इनकी अलग अलग रिएक्टिविटी है। ठीक है, अब जो अलग अलग भी कंपाउंड है उनमें जो अंतर है वो अलग अलग है। ठीक है, हाँ
तो चेन के स्ट्रक्चर में अंतर, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और फंक्शनल ग्रुप में ही अंतर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि चेन आइसोमेरिज्म में खाली बॉइलिंग पॉइंट बदला, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में थोड़ी रिएक्टिविटी बदली, जबकि फंक्शनल ग्रुप बदल जाने में एकदम सारी प्रॉपर्टी, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है और किसी में कम डिफरेंस है, वो वाली बात है। खैर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रोपेनोन और प्रोपेनल का एग्जाम्पल बना करके बता दिया। अब तुम सोचो कि तुम्हारी समस्या है कि जैसे इन्होंने एथेनॉल और ये मिथॉक्सीमीथेन जो ईथर था, ये फंक्शनल आइसोमर है, तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अब तुम अपनी तरफ से सोच के कह सकते हो कि हाँ भाई ये फंक्शनल आइसोमर हैं। ठीक है, अब मेटामेरिज्म चौथा इसमें आइसोमेरिज्म है। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्किल चेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहली बात तो मैं एक चीज में बता दूं, लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये बात बता दूं। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है, इधर मैं CH3 लगाऊं और इधर C3H7 लगाऊं, यह C डबल बॉन्ड O है, इधर C2H5 लगाऊं, इधर C2H5 लगाऊं, ये मेटामर नहीं है। ठीक है, ये मेटामेरिज्म नहीं है। लोग इसको भी मेटामेरिज्म शो कर समझ लेते हैं। लोग कहते हैं क्या सर C डबल बॉन्ड O था, इधर मिथाइल और प्रोपाइल लगे थे, इधर इथाइल और इथाइल लगे थे। तो जो इन्होंने डेफिनेशन दी, क्या कह रहे हैं कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साइड में अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे हों तो हम उसको मेटामर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से बहुत से बच्चों को लगता है कि ये भी फंक्शनल मेटामेरिज्म है। ये मेटामेरिज्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड को जब ये IUPAC वाले जैसे देखते हैं, मैं जैसे देखूंगा, मैं इन दोनों कंपाउंड को 5 मेंबर की चेन देखूंगा, जिसमें सेकंड कार्बन पे वो लगा है, इसमें थर्ड कार्बन पे वो लगा है, तो मैं इसको देखूंगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बताता हूं मेटामेरिज्म किसको देखूंगा। अगर इसी की बजाय CH3O C3H7 होता या C2H5O C2H5 होता, तो यहां पे पेरेंट चेन ही अलग है। जैसे पहले वाले दोनों कंपाउंड के नाम क्या होते, एक का नाम होता पेंट-2-ओन, दूसरे का नाम होता पेंट-3-ओन, लेकिन यहां पे इसका नाम होता मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम होता इथॉक्सी इथेन। तो फंडामेंटली ये प्रोपेन का डेरिवेटिव हो, ये इथेन का डेरिवेटिव हो। तो जहां पे दो एल्किल ग्रुप लगे हों लेकिन बीच में कार्बन ना हो, कार्बन के अलावा कोई चीज हो, अगर कार्बन हो गया तो पूरी एक ही चेन हो गई, उसमें खाली फंक्शनल ग्रुप अपने, तो जो बेसिकली ऐसा एग्जांपल कीटोन ही एक अकेला है, तो कीटोन की पोजीशन शिफ्ट होना पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि वो कार्बन इज पार्ट ऑफ द चेन। जब दो एल्किल ग्रुप वाला कंपाउंड हो, तो जैसे एस्टर्स हैं, है ना, एस्टर का नाम क्या है एल्किल एल्केनोएट, ठीक है, तो चाहूं तो CH3 COO C2H5 लिखूं, इधर दो कार्बन इधर दो कार्बन, या CH3 CH2 COO CH3 लिखूं, इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन। ये दोनों जो हैं ये आपस में मेटामर हैं, बिकॉज इस ऑक्सीजन के इधर 3 और 1 की चेन है, इस ऑक्सीजन के इधर 2 और 2 की चेन है, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज है ये आपस में मेटामेरिज्म माना जाएगा, ठीक है। आर जो फंक्शनल ग्रुप था वो चेंज हो गया तो वो तो हाँ ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि कीटोन में भी आर और आर बदल रहे हैं, पर वो बदले नहीं है, वो एक ही चेन है। तो जहां पे दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हो, बीच में कोई दूसरी चीज हो, अगर बीच में कार्बन ही है तो फिर तो मैं उस पूरी चीज को दो अलग एल्किल ग्रुप देखूंगा ही नहीं,
उसको तो मैं एक चेन की तरह से देखूंगा, और फिर ऑक्सीजन की जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको पोजीशन आइसोमर की तरह से देखूंगा। तो ये लोग अक्सर गलती करते हैं, कीटोन को मेटामर में लिख लेते हैं, वो मेटामेरिज्म नहीं है। ईथर्स हुए, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स हुए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है C2H5NH2 या CH3, या बल्कि ऐसे कर लेते हैं C2H5NH या CH3NH C3H7। तो NH के इधर उधर 2 एल्किल ग्रुप लगने थे, एक में दोनों तरफ C2H5 लग गए, एक में मिथाइल लग गया, एक में प्रोपाइल लग गया, ठीक है। तो ये मेटामर्स हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है। चेन की चेंज, पोजीशन की चेंज, फंक्शनल ग्रुप की चेंज या एल्किल ग्रुप्स का चेंज। स्टीरियो आइसोमर जो है, इन्होंने बहुत ही छोटा सा पढ़ाया और ये अपने आप में बहुत लंबी क्लास की आवश्यकता पर लेता है। इन्होंने तो क्या बात लिखी कि द कंपाउंड दैट हैव सेम कंस्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स इन द स्पेस। जैसे मैं क्या कह रहा था, मेरे हाथ में अंगूठा बाईं तरफ निकला है या दाहिनी तरफ निकला है, स्ट्रक्चर सेम है, बस खाली ओरिएंटेशन अलग अलग है, वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने 2 तरह के आइसोमर बता दिए, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। तो यहां बहुत ज्यादा बताया नहीं, लेकिन मैं इससे थोड़ा ज्यादा बताना चाहूंगा। तो हम बंद कर रहे हैं ये वाला वीडियो और इसके बाद कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स की शुरुआत हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर से करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुए जरूरी नहीं है, ठीक है। 12th क्लास में हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में जो होते हैं, जो ये वो भी, उसमें ये ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो भी वहां पर हो सकते हैं। तो ये जो शब्द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दे आर नॉट कॉमन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। पर फिलहाल हम लोग इस क्लास में जो कंपाउंड्स आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो सबको कॉपी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज जो मैं बताता हूँ वो थोड़ा लिखते भी रहो। ऑब्वियसली वीडियो आपके पास है, बट स्टिल, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या करी कि एल्कीन को देखा, तो C डबल बॉन्ड C के ऊपर 4 ग्रुप लगे, ठीक है। हाँ, अब मेरा पहला एग्जांपल जो है वो है ब्यूट 2ईन, ठीक है। तो जैसे किताब में लिखते थे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे, हाँ, या लिख देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चलूंगा तो पहला चीज है CH3, फिर दूसरा है CH, फिर डबल बॉन्ड C H CH3। अब मेरा सवाल होगा कि भाई जो राइट हैंड साइड पे H और CH3 लगा रहे हैं वो क्या CH3 ऊपर और हाइड्रोजन नीचे होगा, या CH3 और H को इधर ऐसे रख करके हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे होगा। यानी कि दुनिया में जितने भी ब्यूट 2ईन के मॉलिक्यूल हैं उनको तो मेरे पास लेकर के आओगे, मुझे 2 तरह के ब्यूट 2ईन मिलेंगे, ऐसे जिनके दोनों मिथाइल एक तरफ हो और ऐसे जिनके दोनों मिथाइल ऑपोजिट हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली ये एक ही कंपाउंड है, 4 कार्बन की चेन है, इसके सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, और उन डबल बॉन्ड पे एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल लगा हुआ है। लेकिन स्पेस में क्या दोनों मिथाइल एक तरफ हैं या दोनों मिथाइल ऑपोजिट हैं, ये एक तरह का स्टीरियो आइसोमर हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का केस है। ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों मिथाइल एक तरफ हो उनको सिस कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों ऑपोजिट हो उनको
ट्रांस कहते हैं। यहां तक कोई समस्या? तो पहली बात तो क्या हुई, कोई ऐसा कंपाउंड, अच्छा एक छोटी सी बात बता करेगा, इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। इस चीज का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों एक तरफ है, और इसको ऐसे शो करेंगे। इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और वो अपोजिट साइड है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि किसी भी चीज में अगर सी डबल बॉन्ड सी पर कहीं दोनों ग्रुप आइडेंटिकल लग गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर इवन मान लो बी और सी अलग अलग ही हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, बी ए की तरफ है, सी ए की तरफ है, या बी ए की तरफ है, सी ए की तरफ है, तो कोई चाहे भी ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, दोनों में एक बी ए की तरफ है, दूसरा सी भी ए की तरफ है। तो कहीं पर दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड पे आइडेंटिकल लगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। यहां तक कोई समस्या? एक बात खत्म हो गई, इसको भूल जाए। तो पहली जरूरत तो क्या है कि सी डबल बॉन्ड सी पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, यहां पर अगर ए बी लगे तो ये सिस, ठीक है, अगर दोनों ए एक तरफ है, दोनों बी एक तरफ है, और अगर बी ए लगे तो ट्रांस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए और सी लगे तो भी सिस, क्योंकि भले ही बी और सी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों तरफ, यहां पे तो क्या था, दोनों मिथाइल एक तरफ थे, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ थे, इसलिए सिस। यहां पे क्या है, मान लो मिथाइल यहां पर C2H5 लग जाए तो भी कम से कम हाइड्रोजन मिथाइल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों मिथाइल एक तरफ है, इधर दोनों मिथाइल अलग, ठीक है, B2इन थोड़े रह जाएगा तब पेंट टू इन हो जाएगा। तो पेंट टू इन भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। हम क्या बता रहे थे कि सबसे पहले जहां पर दोनों ए है उसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं। अगर एक तरफ डिफरेंट ग्रुप है ए और बी और दूसरी तरफ वही ए और बी है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑब्वियसली केस देख लिया। फिर कह रहा हूं एक तरफ ए और बी है और दूसरी तरफ ए और सी है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बिकॉज हम देख लेंगे कि ए और ए एक तरफ है या ए और ए ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों मिथाइल मिथाइल एक तरफ है तो सिस, और मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट है तो ट्रांस। ठीक है, यहां पर एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि अगर इस जगह चीज की जगह पर मैं ये चीज बना दूं, सी डबल बॉन्ड सी पे दोनों मिथाइल एक जगह और C2H5 और H एक जगह, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। क्योंकि ये अगर चेन लेंथ देखूं तो ये 3 मिथाइल पेंटेन है और ये 2 मिथाइल पेंटेन है ना, ऑब्वियसली इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता बिकॉज दोनों मिथाइल एक जैसे हैं। तो जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं सिस ट्रांस में तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में आपस में चेंज करेंगे, राइट वाले को राइट में चेंज करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने इसको यहां है इसको इधर किया, ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, बिकॉज मेरे ग्रुप की पोजीशन ही चेंज हो गई। क्लियर है, इसको भूल जाना, ये है ही नहीं इस चैप्टर, मतलब इस ज्योमेट्रिकल टॉपिक का हिस्सा नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, ए है तो भूल जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कहीं पर भी एक सी डबल बॉन्ड सी पे दो ग्रुप आइडेंटिटी है वो आ जगह पे नहीं है। ठीक है, ए बी है और ए सी है तो मैं ए का साइड देख लूंगा, दोनों एक तरफ है, दोनों ए ऑपोजिट है, उसके हिसाब से ये सिस और ये इसका ऑपोजिट वाला सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी ए, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, अब तीसरी चीज है, मान लो इधर ए बी है और इधर सी डी है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, बिकॉज सवाल ये उठेगा क्या ए और सी एक तरफ है या ए और डी एक तरफ है। ये दोनों क्या है आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन अब इनको सिस ट्रांस नहीं कहते।
इनके लिए एक नाम आता है E/Z। इसमें से कौन E है कौन Z है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, ठीक है। और EZ आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस के बाहर है, बहुत से कोचिंग वाले लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन इस चीज में कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि भैया इसमें से कौन सा E है कौन सा Z है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस के बाहर, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी सब पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ाई कर ली, सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए तो पढ़ा सकते हैं। मुझे आता है, मैंने IIT में जाके सीखा था, 12th तक मुझे नहीं आता था, लेकिन फिर भी अगर मान लो ये चीज बनाए हो तो हम ये कह देंगे, जैसे मान लो कोई चीज हो C3H7, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, 1 2 3 और 3 6। ये क्या है, हेक्स-2ईन है, इसके थर्ड कार्बन पे इथाइल है। तो कोई पूछे कि भाई 3 इथाइल हेक्स-2ईन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो हम कहेंगे हाँ जी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें होंगी, क्या मिथाइल के साथ में इथाइल लगा है या मिथाइल के साथ में प्रोपाइल लगा है। लेकिन कोई पूछे कि जी इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, तो ऑब्वियसली ट्रांस तो नहीं है, अब इसका नाम या तो E होगा या Z होगा, जो अभी हम पढ़ाई नहीं कर रहे। ये बात क्लियर? खत्म करें इस चीज को यहां पे, गुड। ऑप्टिक ठीक ना। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, यहां पर H और H, यहां पे Cl और Cl, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C, ClH और HCl, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ऑब्वियसली CCl बॉन्ड पोलर है, CH बॉन्ड भी पोलर है पर कम पोलर है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला डाइपोल इस वाले डाइपोल को कैंसिल कर देगा बिकॉज दे आर इक्वल एंड पैरेलल, और ये वाला डाइपोल इस वाले को कैंसिल कर देगा बिकॉज दे आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे क्लोरीन वाले दोनों एक तरफ है, हाइड्रोजन वाले एक तरफ हैं, और क्लोरीन वाले ज्यादा दमदार होंगे, तो ये वाला हिस्सा डेल नेगेटिव होगा, ये वाला हिस्सा डेल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा, इसको बॉयल करने में दिक्कत होगी इसको, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर करते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इन तमाम तरह की चीजों को धीरे धीरे करके, तो मैं वही कह रहा था कि कोचिंग में क्या दिक्कत होती है, कोशिश करते हैं लोग यहीं पे बता दें। हम इसको ऐसे करेंगे जैसे एनसीईआरटी में, ऐसी बात नहीं ये सवाल पूछे नहीं जाते एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में जहां पे जो चीज पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में आएगी वैसे हम लोग करते जाएंगे, या जब तुमसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करोगे तो मैं बताता जाऊंगा। ये बातें तुम्हें सोच के, जैसे मैं बताऊं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है बिकॉज इसके डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसेंशियली तुमको दिखाई देना चाहिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बिकॉज ये पढ़ाया गया है। और फिर डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स होते हैं, ये बात पढ़ाया गया है, तो इनके वेक्टर ऐड होकर के कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इनके वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए पोलर है, इसलिए ए पोलर नहीं है। ये बात तुम्हें सोच बगैर बताए भी तुम सोच सकते थे। तो ये एक तरह का सवाल है, ये कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं जो पढ़ाया जा रहा है। अब पढ़ाने को क्या है कि हर सवाल को एक नया कंसेप्ट बना के पढ़ाते जाओ तो कितना भी पढ़ा लो वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाले हैं, पर ये बेसिकली क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला केस आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स का,
ठीक है। एक और छोटी सी बात बता दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से मिलती जुलती ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं, कोचिंग वाले लोग पूछ लेते हैं, लेकिन जो बात हम लोग खुद से सोच सकते हैं इसलिए बना लेंगे। मान लो मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, तो हमें मालूम है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो साइक्लोहेक्सेन में अगर मान लो ये दोनों कार्बन प्लेन में है, तो जो यहां पर दो हाइड्रोजन लगेंगे या दो जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, उसमें एक प्लेन के बाहर आएगा, एक प्लेन के अंदर आएगा। ठीक, मतलब एक अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की शीट बनाऊं तो जो दोनों कार्बन है उसमें एक ऊपर होगा, एक नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहां मिथाइल हो, यहां हाइड्रोजन हो, यहां मिथाइल हो, यहां हाइड्रोजन हो, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो और अगर मान लो यहां पे CH3H हो, यहां पे CH3H हो, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो असल में होता क्या था, मान लो सपोज करो ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन हो, ठीक है, और सेकेंड यहां पर CH3H हो और यहां CH3H हो, तो होता क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज फ्री टू रोटेट। अभी हम लोग आगे चलके हाइड्रोकार्बन में कंफर्मेशन पढ़ेंगे। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या है कि इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये सिस है या ट्रांस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये ऐसा है और ये वाला जो डंडा है इस पे ऐसे घूम जाएगा, तो मिथाइल जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये वाला फॉर्म, इसमें दोनों मिथाइल एक साथ हैं, और वो वाला फॉर्म इसमें एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे है, वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, जैसे सपोज फॉर द फैक्ट कि मान लो मेरे हाथ में मेरी मर्जी होती कि ये वाली इसको ऐसे पलट के दाहिने हाथ जैसा बना सकता होता, तो फिर किसी हाथ को देख के ये कहना कि दाहिना हाथ है या बायां हाथ है, इसे कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे हाथ निकाला तो हो सकता है ये मेरा दाहिना हाथ एक्चुअली होता, और ऐसा होता है ये बायां हाथ होता जिसको मैंने पलट करके दाहिना बना दिया होता। ठीक है, तो चूंकि यहां पर हम लोग कंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि एक्चुअली अभी भी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन चूंकि आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये कहना कि ये वाली चीज ये है, ये वाली चीज वो है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो एल्कीन थी वहां पर चूंकि डबल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड में रोटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों p वाले ऑर्बिटल्स हैं, उनका साइड वाइज ओवरलैप है, तो रोटेशन करोगे तो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए कि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। भैया कितनी देर का? 10 मिनट और ठीक, और ऐसे ही रिंग को भी ऐसे ऐंठ नहीं सकते, इसलिए यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है। ठीक, ये रिंग वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये जनरली नहीं पूछा जाता, EZ वाला बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाना चाहिए हाँ इसमें आइसोमेरिज्म होता है, रिंग में भी ये बात पूछा जा सकता है इसमें आइसोमेरिज्म होता है, नाम नहीं पूछा जाना चाहिए। और सिस ट्रांस जो नॉर्मल है वो तो ऑब्वियसली पूछा ही जाना चाहिए। दूसरी चीज है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, हाँ? तो कंपाउंड का नाम है 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो CH3 बल्कि CH3 करके तो CH3 C2H5 ये मैंने ले लिया। ठीक है, क्या लिया, CH3 C2H5 ले लिया। तो अगर इसको इस प्लेन में रखूं, C2H5 को ऊपर रखूं, CH3 को नीचे रखूं, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। इसलिए कार्बन के बचे हुए दो बॉन्ड हैं, उनमें से एक बाहर निकल रहा है, सॉलिड वेज है, और एक अंदर जा रहा है। तो मेरा मन हो तो OH को बाहर रखूं, H को अंदर रखूं, या सेम स्ट्रक्चर पर H को बाहर रखूं और OH को अंदर रखूं।
मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, तुम मुझे 2 ब्यूटानॉल का मॉलिक्यूल दोगे, उसको उठाऊंगा, मिथाइल को साइड में रखूंगा, इथाइल को ऊपर रखूंगा, सेम फॉर्मेशन में लाऊंगा, और वो चीजें जिसमें OH अंदर है उनको अलग साइड कर दूंगा, जिनमें OH बाहर है उनको अलग साइड कर दूंगा। ये दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल अलग है। जैसे दाहिने पैर की चप्पल और बाएं पैर की चप्पल देखने में एक जैसी है, लेकिन अगर तुम मुझे 100 चप्पलें दे दो तो मैं उसको खटाखट छांट के कौन बाएं पैर की कौन दाहिने पैर की अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे मान लो मेरी चप्पल ऐसे होती है, इस चप्पल में क्या होता है, अंगूठा छोटा होता है, इससे जो टिपिकल चप्पल होती है उसका शेप ऐसा होता है, और ये अगर अंगूठे वाली चीज ऐसे रखी है तो मैं कह दूंगा ये बाएं पैर की चप्पल है, और अगर ये अंगूठे वाली चीज यहां रखी है तो मैं कह दूंगा दाहिने पैर की चप्पल है। लेकिन अगर मान लो ये चीज बिल्कुल सिमेट्रिक हो, क्षैतिज बहुत अच्छी नहीं बनी, और गोला बीच में रखा हो, तो अब ये बाएं पैर की है कि दाहिने पैर की, इसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे ही जिन चीजों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, वो चीजें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगी। तो सबसे आसान बात क्या है, कोई भी ऐसा कारण, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बातें हम लोग 12th में हेलो एल्केन्स में खास करके इनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर ABXX जैसे 4 ग्रुप लगे हैं, मतलब कोई 2 ग्रुप अगर आइडेंटिकल हैं तो मेरी लाइफ में समस्या आ गई, क्योंकि जब मैं A को ऊपर B को नीचे रखूंगा तो मेरा सवाल ये होगा कि बाहर X है कि अंदर X है, तो सब में एक ही जैसा होगा। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर सकते। अगर कोई भी कार्बन पे 2 ग्रुप एक जैसे हो तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कार्बन पे ABXY जैसे 4 अलग अलग ग्रुप हैं तो ऐसे कार्बन को मैं एक नाम देता हूं, लिख लो कहीं पे, काइरल कार्बन। ठीक है, ये जो है ये कार्बन ऑफ सिमेट्रिक नहीं रह गया। ठीक है, हाँ? और ऐसे कंपाउंड साइड में ये लिखो, कंपाउंड्स विद 1 काइरल कंपाउंड्स, सॉरी, कंपाउंड्स विद 1 काइरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, हैं? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, एक मिनट रुक के बोलूंगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अभी बताऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव शब्द का मतलब क्या, मैं जानबूझ करके अभी वो बात बताने नहीं चाह रहा, कभी बाद में बताऊंगा। पर ऐसी चीजें जिनमें कहीं पर कोई भी ऐसा कार्बन जिसमें कोई भी 2 ग्रुप कॉमन है, वो काइरल नहीं है, उसको ए काइरल बोलते हैं। ठीक है, और मैं कहीं भी वर्ड लिख लूं, कार्बन जिसके ऊपर ABXX लगा है वो ए काइरल हो गया, और ए काइरल कार्बन जहां पर है वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ऐसे कार्बन जहां पे 4 हो, जैसे 2 ब्यूटेनॉल में क्या खास बात थी, जो सेकंड वाला कार्बन था उस पे एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ OH, एक तरफ H लगा था, तो चारों ग्रुप अलग अलग थे, इसलिए काइरल कार्बन था। और ऐसे कार्बन जिसमें एक ही काइरल सेंटर हो, एक ही सेंटर ऑफ एसिमेट्री हो, वो चीज ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ठीक है, एक ही काइरल कंपाउंड हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। अब बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, इतना डिटेल में मुझे जाना नहीं चाहिए पहली क्लास में, पर फिर भी बता दे रहा हूं। मान लो मेरे पास दस्ताने होते जिनमें मैं लेफ्ट हैंड का दस्ताना और राइट हैंड का दस्ताना आपस में सिल देता। ठीक है, ठीक, तो क्या होता,
मेरे पास 3 तरह के कंपाउंड बन जाते या 3 तरह के सामान बन जाते। एक ऐसा दस्ताना जिसको मैंने ऐसे सिला है, ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट वाले हैं, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे हाथ का पीछे वाला हिस्सा सामने आ रहा है, ठीक, उसमें कौन पीछे कौन सामने ये आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। या इसकी मिरर इमेज बनाते तो कह दीजिए उनकी राइट हो जाते, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें एसिमेट्रिक हैं, ठीक है, और एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। एक तीसरी चीज बनाता जो ऐसी बनती, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट अब ये चीजें सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, जबकि ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। मैं बहुत लंबा ले रहा हूं, सबकी शक्लों पे दिखाई दे रहा है। ये आपस में बस कहीं लिख लो, आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है। इनके लिए एक वर्ड है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। लिख लो, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें एक कायरल सेंटर होगा, उसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। पर जब 2 कायरल सेंटर होंगे तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बन सकते हैं और ऐसे कंपाउंड भी बन सकते हैं, ठीक है। इनको मैं सॉरी थोड़ा सा परेशान कर रहा हूं, लेकिन स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए बता देना चाहता हूं, इनको मीजो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में डायास्टीरियोमर कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब 2 डायास्टीरियोमर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं, ऑप्टिकल, लेकिन एक ऑप्टिकल एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। नहीं तो मतलब एक ऑप्टिकल एक नहीं, फिर ये और ये आपस में डायस्टीरियोमर कहलाएंगे, ये और ये आपस में डायस्टीरियोमर कहलाएंगे, और ये पूरा जो ग्रुप है ये एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली इसमें 2 दस्ताने, ठीक है। मैं जानबूझ करके ये बात केमिस्ट्री की नजरों में नहीं कह रहा हूं। जब भी कभी समय आएगा, हेलो एल्केन्स में हम इसके बारे में बात करेंगे, जब भी कभी समय आएगा तो हम जो एलएल और आरआर जैसी चीजें हैं वर्सेस जो ये एलआर जैसी चीजें हैं, इन सब के बारे में समय आने पे बात करेंगे, तब हम लोग एक्चुअल कंपाउंड के साथ में बात करेंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए दस्तानों से बात करके छोड़ दी, ठीक है। इसके साथ हम लोग ये क्लास खत्म कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।